बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे थे। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की एजम्पशंस हम लोगों ने देख ली थी। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के तहत फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ओबे करते हैं। मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है क्वांटम मैकेनिकल लॉज को ओबे करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अच्छा भाई, क्वांटम मैकेनिकल लॉज को ओबे करते हैं तो क्या फर्क हुआ क्लासिकल बिहेवियर से और क्वांटम बिहेवियर से। और फिर जब हम ये थ्योरी अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो कि एक्सप्लेन करेंगे किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को या थर्मल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हम इसकी एजम्पशंस देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी जो है वो मेटल्स की, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये जो थ्योरी थी, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। और ये जो है समरफील्ड ने जो है प्रपोज किया था। और क्योंकि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी, जिसको हम देखेंगे अभी बारी बारी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि किन चीज़ों में क्लासिकल थ्योरी नाकाम हुई है। लेकिन बहरहाल वो फेल हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ये सोचना पड़ा कि आखिर ये थ्योरी क्यों फेल हुई है। यकीनन हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को सही समझ नहीं पा रहे हैं और हमें कुछ नई रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किन रूल्स को फॉलो करता है। तो समरफील्ड ने जो है ना ये कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत छोटे से पार्टिकल होते हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनको उनकी जो वेव नेचर है वो भी अपीयर हो जाती है। यानी कि ये डुअल नेचर रखते हैं। ये पार्टिकल कंप्लीटली पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि इनकी वेव नेचर भी जो है वो डोमिनेंट होती है इतने छोटे पार्टिकल्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जिस तरीके से क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को प्योर पार्टिकल तस्वुर कर रहे थे, अब यहाँ पर हम उनको प्योर पार्टिकल तस्वुर नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डुअल नेचर है। और चूंकि इनकी डुअल नेचर है तो लिहाजा ये अब क्वांटम लॉज को ओबे करेंगे। तो ये चीज जो है समरफील्ड ने सबसे पहले एक्सप्लेन की और उसने ये कहा कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर वो फ्री होते हैं और किसी भी मेटल के अंदर वो आज़ादी से घूमते फिरते हैं। ये तो क्लासिकल थ्योरी में भी हमने यही बात पढ़ी थी। लेकिन फर्क क्या है? अब फर्क ये है कि वो क्लासिकल लॉज को भी नहीं करेंगे बल्कि क्वांटम लॉज को भी करेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये जो फॉर एग्जांपल आप ये जो स्क्वायर सा एक क्यूब आप नजर आ रहा है यहाँ पर क्यूब, ये एक मेटल का पीस है। ये एक बेसिकली मेटल पीस है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये येलो कलर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज अ मेटल। और एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक बाउंड्री है, यानी कि इस बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। यानी समझ लें कि इसका पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के अंदर ही रहते हैं, इस बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकते। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। बिल्कुल वही चीज जो कि हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी देखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मेटल के अंदर, कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं और रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, रैंडम मोशन उनका है, ठीक है। लेकिन अब हम उनको क्वांटम मैकेनिकल लॉज के तहत जो है वो एनालाइज करेंगे। इस सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकली हम एवोल्यूएट करेंगे। अच्छा, ये एक चीज जो कि इम्पोर्टेंट है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिकली ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस कहलाती है ये। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं फर्मी गैस, ठीक है। फर्मी गैस क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है स्पिन हाफ होती है। तो जिन पार्टिकल्स की स्पिन हाफ होती है उनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं और उसको हम फर्मी गैस भी कह सकते हैं। तो कहीं अगर क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। और अगर कहीं हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो वहाँ हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या फर्मी गैस
भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि अभी भी हमारी वही एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर फ्री है और बाउंड्री से वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन बस फर्क ये है कि अब हमें उसका बिहेवियर देखना होगा क्वांटम मैकेनिकली। और क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर देखने के लिए जो है वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अब उस चूंकि एक वेव भी है, तो उसकी जो वेव लेंथ है, डी ब्रॉगली वेव लेंथ, वो अब गिवन होगी किसके जरिए, हम किस फॉर्मूले के जरिए बताएंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने जो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है। और वेव नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेव नंबर होगा k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। और ये वाली जो लैम्डा की वैल्यू है h अपॉन पी, जब मैं यहाँ पर रखूंगी तो मेरा फॉर्मूला वेव नंबर का बन जाएगा k इज इक्वल टू पी अपॉन एच कट। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि अब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो मुझे किसके जरिए, किस फॉर्मूले के जरिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, p इज इक्वल टू एच कट के जरिए। क्लासिकल लॉज के अंदर जब मैं मोमेंटम निकाल रही थी तो मैं कहती थी कि p जो है वो किसके बराबर होता है, mv। यानी अगर कहीं किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम प्योर पार्टिकल तस्वुर कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, p इज इक्वल टू एम वी करके। लेकिन अगर हम किसी जगह पार्टिकल को ड्वेल नेचर का, यानी इलेक्ट्रॉन को ड्वेल नेचर का तस्वुर कर रहे हैं, तो हम फिर उसका मोमेंटम कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल टू एच कट के। तो अब हम मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से निकालेंगे, एच कट के करके निकालेंगे। और इसी तरीके से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्लासिकल थ्योरी के अंदर किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर मैं ऊपर भी एक m से और नीचे भी एक m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2m, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल थ्योरी में अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्योर पार्टिकल मान रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में पी स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन अब उस पी स्क्वायर की जगह पे हम मोमेंटम को एच कट के लिखेंगे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रेदर देन दिस फॉर्मूला। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एनालाइज कर लूं, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि वेव नंबर बराबर है किसके, p अपॉन एच कट के। p क्या चीज है, p है मोमेंटम, एम वी अपॉन एच कट। तो वेलोसिटी जो है, मुझे अगर किसी भी पार्टिकल की बतानी है तो मेरे पास फॉर्मूला होगा एच कट के अपॉन एम। ये वाला फॉर्मूला होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बताना है तो मुझे एच कट के अपॉन एम करके डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सही है। तो पार्टिकल्स की ड्वेल नेचर होती है क्वांटम मैकेनिकली, उसका मोमेंटम अब एच कट के होगा, काइनेटिक एनर्जी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m होगी, और वेलोसिटी जो है वो एच कट के अपॉन एम करके हम लिखेंगे। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि क्वांटम मैकेनिकली हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्वेल नेचर है और उसका वेव बिहेवियर भी अब डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन और क्या फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव करेंगे हम कि हम ये बता सकें कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर उसकी एनर्जी को हम किस तरीके से एवेलुएट करें क्वांटम मैकेनिकली। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन के जरिए जो है वो हम क्वांटम मैकेनिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम ट्रीट करते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है, ये जो है वो एक बॉक्स के अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, और उस बॉक्स की जो बाउंड्री है वो इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट वेल है बेसिकली। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है जिसमें हम पार्टिकल इन अ बॉक्स जो है वो उसकी प्रॉब्लम श्रोडिंजर्स इक्वेशन उसके लिए सॉल्व करके एवोल्यूट करते हैं। तो जाहिर है यहाँ पे डिटेल से इसको नहीं बता रही हूँ कि किस तरीके से श्रोडिंजर्स इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से ये रिजल्ट निकाला जाता है, लेकिन हम उसके जो रिजल्ट हैं उसको डिस्कस करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी समरफील्ड थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, इसके अंदर हम उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो है मैंने तसव्वुर कर लिया कि पार्टिकल जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, और ये जो बॉक्स है ये वन डायमेंशनल है, और इसकी जो बाउंड्री है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, इनफाइनाइट बाउंड्री है। तो उस सूरत के अंदर सबसे पहला फर्क जो हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो अब डिस्क्रीट नेचर रखती है, यानी क्वांटाइज्ड है। ये n जो है क्वांटम नंबर है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
और ये जो पार्टिकल की एनर्जी है, ये जो है इस बॉक्स की डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप इस पार्टिकल या ये जो बॉक्स है, अगर इसकी डायमेंशंस को बढ़ा दें, तो एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप इसकी डायमेंशंस को कम करता चले जाएँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी हमें एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि एनर्जी इज़ नाउ डिपेंडेंट अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि ये एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज़्ड है। यानी कि जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम ये देखते थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m और वो कंटीन्यूअस होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी है, ठीक है? यही तो अज़्यूम किया था हम लोगों ने यहाँ पर। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्रीली मूव कर रहा है यहाँ पे, किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अब ये कंप्लीटली फ्री नहीं, कंप्लीटली फ्री नहीं है, ये इस बाउंड्री के अंदर जो है बाउंड है। इस वजह से ये इसकी कंडीशन के तहत जब हमने श्रोडिंजर्स इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन जब हम श्रोडिंजर्स इक्वेशन के जरिए क्वांटम मैकेनिकल लॉज अप्लाई करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी जो है वो अब क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो भी उसकी एनर्जी कंटीन्यूअस है। लेकिन अगर माइनस एल से प्लस एल किसी एक खास रीजन तक भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो भी उसकी एनर्जी कंटीन्यूअस है। But now, here in quantum mechanics, we can say that if electron is free from minus infinity to plus infinity, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम बताएंगे h कट k स्क्वायर अपॉन 2m से उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइनस एल से प्लस एल के दरमियान बाउंड है, जैसे कि इस केस के अंदर, तो उसकी एनर्जी जो है वो अब कंटिन्यूअस नहीं होगी, बल्कि डिस्क्रीट होगी, और वो क्या होगी, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हमें पता चले, वो ये कि इलेक्ट्रॉन फ्री है एक रीजन के अंदर, तो भी उसकी एनर्जी जो है वो अब कंटिन्यूअस नहीं होगी, बल्कि क्वांटाइज्ड होगी, और उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी उस बॉक्स के डायमेंशन के ऊपर भी, ठीक है? तो अब पहला फर्क तो हमें जो है ना वो यही पता चल गया, जो हम ये बात कह रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है फ्री होंगे और ओबे करेंगे क्वांटम लॉज को। तो क्वांटम लॉज को ओबे करने से सबसे पहली चीज जो है वो क्या हो गई, वो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज हैं वो हमें पता चल गया कि वो अब कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड। बेशक इलेक्ट्रॉन फ्री है एक सम रीजन के अंदर, तो भी उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी। अच्छा जनाब, अब उसके बाद हम आते हैं थोड़े से फीचर्स के ऊपर। ये तो हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो है वो अभी रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मेटल तो थ्री डायमेंशनल होता है ना, तो मेटल अगर थ्री डायमेंशनल है तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या होता है। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और जब हम एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, जेड डायरेक्शन के अंदर, तो वही सेम फॉर्मूले जो है वो हमारे पास निकल कर आएंगे। लेकिन अब ये जो क्वांटम नंबर आ रहा था, क्वांटाइजेशन जो शो हो रही है, वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, और जेड डायरेक्शन में भी। इसका मतलब ये है कि तीनों डायरेक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है, किसी भी एक मेटल को अगर हम ले लें, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, वाई में भी, जेड में भी, तो किसी डायरेक्शन में भी वो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है? और अगर हम ये तस्वीर कर लेंगे, हमारे पास एक क्यूब है, ए बी सी बराबर है किसके, एल के, तो यहाँ से मैं ए बी सी को कॉमन निकाल के मैं एल बाहर निकाल सकती हूँ, सही है? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, अगर मैं एच कट को हटा दूं, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, और यहाँ पर एन स्क्वायर एक्स, एन स्क्वायर वाई,
और n स्क्वायर z। तो किसी जगह h करके लिखा हुआ होता है, अगर h करके लिखा हुआ है तो नीचे 8ml स्क्वायर आ जाता है, और अगर h कट करके लिखा हुआ होता है तो h कट के साथ में हम पाई भी लगाते हैं, इसका स्क्वायर भी हम यहाँ पर लगाते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर ये एक ही इक्विवेलेंट फॉर्मूले हैं, कहीं इस तरह से लिखे हुए होते हैं और कहीं इस तरीके से। दोनों सूरतों में रिजल्ट एक ही हमें पता चल रहा है, वो क्या कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है और वो उस बॉक्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब जो है चाहे हम 1 डायमेंशनल बॉक्स में हो, चाहे हम 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो, रिजल्ट एक ही है। सिर्फ क्वांटम नंबर्स हमें यहाँ पे पता चल गया कि हर डायरेक्शन के अंदर क्वांटम नंबर जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेते हैं कि ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को फ्री तस्वर कर रहे हैं मेटल के अंदर, सिर्फ बाउंड्री पे वो बाउंड है, वो सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अ बॉक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होगी, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। और दूसरा पॉइंट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive states is 10 to the power -6 electron volt. So the energy states are quasi continuous. अच्छा, अब एक चीज ये कि ये जो एनर्जी लेवल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। तो उसका मतलब ये है कि ये दो जो स्टेट्स हैं इनके दरमियान जो तकरीबन एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, ये राउंड अबाउट होता है 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। तो हम इन स्टेट्स को कह सकते हैं कि ये क्वांटाइज तो है, लेकिन ये तकरीबन तकरीबन कंटिन्यूअस है, क्वासाई कंटिन्यूअस है। लेकिन एक चीज हम गौर से देखें अगर, तो ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कुछ और है, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस और बढ़ गया, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो ये एक रफ अप्रोक्सीमेशन है जिसके तहत हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एनर्जी स्टेट जो है आर क्वासाई कंटिन्यूअस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है अगर हम पार्टिकल इन अ बॉक्स के एनर्जी लेवल्स एनालाइज कर रहे हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पर यही चीज मैंने मेंशन भी कर दी है कि एनर्जी स्पेसिंग जो हमने यहाँ क्लेम किया था कि टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स के दरमियान, दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन ये जो एनर्जी स्पेसिंग है या जो एनर्जी डिफरेंस है ये बढ़ता भी चला जा रहा है क्वांटम नंबर n के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे क्वांटम नंबर n कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, एंड सो ऑन। So this is known as the ground state. This is the first excited state and the second excited state and so on. ये जो 3 डायमेंशनल बॉक्स होता है उसके अंदर जो ये ग्राउंड स्टेट होती है, ये क्वांटम नंबर्स nx, ny, nz, ये क्वांटम नंबर्स होने चाहिए 1 1 1। ठीक है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब आती है तो उसके अंदर क्वांटम नंबर 1 2 1 भी हो सकते हैं, 2 1 1 भी हो सकते हैं, 1 1 2 भी हो सकते हैं, एक ही इक्विवेलेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2 2 1 होनी चाहिए ये, और फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट जैसे आ रही है इसके अंदर क्वांटम नंबर होना चाहिए 3 1 1, और फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आ रही है 2 2 2। तो ये मेरे पास जो है क्वांटम नंबर्स इसी तरीके से 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये सिंपल क्वांटम नंबर्स नहीं होते। अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है तो 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर तो हम लोगों ने सिंपली n को कह दिया कि n गोज फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। 3 डायमेंशनल बॉक्स में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होती है, उसके हिसाब से जो है वो हम क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये जो n है क्वांटम नंबर, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी मदद से हम क्या चीज मालूम कर सकते हैं, एनर्जी लेवल। दिस इज द ग्राउंड एनर्जी लेवल, दिस इज द फर्स्ट excited energy level, second excited energy level, fourth excited energy level and so on.
तो ये जो है क्वांटम नंबर n हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है? एनर्जी लेवल की। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर एक 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अलग-अलग होगी, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग-अलग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो भी रही है, जैसे कि एनर्जी लेवल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसकी स्टेट जो है वो अलग हो जाएगी, यानी स्पिन उनकी क्या होगी? अलग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को की एनर्जी को स्पेसिफाई करते हैं 2 क्वांटम नंबर की मदद से। एक तो उसकी एनर्जी लेवल क्या है और एक इसकी स्पिन क्या है, ठीक है? जिस तरीके से एटम होता है, एटम के अंदर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर चाहिए होता है, ठीक है? स्पिन भी हमें चाहिए होती है और उसके अलावा चौथा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हम स्पेसिफाई करते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 क्वांटम नंबर्स की मदद से उसकी एनर्जी स्टेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें तो किसी भी मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देखें तो मेटल में तकरीबन 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी एक छोटे से वॉल्यूम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अलग-अलग होगी, एनर्जी स्टेट अलग-अलग होगी। तो अब यहाँ पर हमें गौर से देखना पड़ेगा कि ये जो क्वांटम नंबर्स है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे। इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? लेट सपोज कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही मेटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर? 10 टू द पावर 28। अगर 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर n by 2 एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स कितने होंगे? n by 2, आधे होंगे तकरीबन, क्योंकि हम अभी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन uh, if if there are n electrons, there would be n energy states. एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी? एनर्जी स्टेट्स n ही होंगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है वो अलग अलग होगी। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो कि चूंकि अब इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिकली हम इलेक्ट्रॉन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई 1 एनर्जी स्टेट। तो एनर्जी स्टेट सबकी अलग अलग होगी, एनर्जी लेवल सेम हो भी जाए तो स्पिन जो है वो अलग होगी। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टेट्स जो है वो n ही होंगी। अगर आपसे कहा जा रहा है कि बताइए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी स्टेट्स होंगी? तो 10 स्टेट्स ही होंगी। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? तो आप बता देंगे कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एनर्जी लेवल्स 5 होंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल एंड द एनर्जी स्टेट। अच्छा, और फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत ही हम उसकी फिलिंग करेंगे। लेट सपोज सबसे पहले ग्राउंड एनर्जी स्टेट फिल होगा, स्पिन अप आ गई तो दूसरे की स्पिन डाउन होगी, ठीक है? बाकी तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां आठवां इलेक्ट्रॉन, नवा और 10वां इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे? फर्मी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एनर्जी कहलाएगी ये फर्मी एनर्जी कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अब हमें पता चल गया कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। क्लासिकल थ्योरी के अंदर भी जो है वो हम यही चीज देखते थे। क्लासिकल थ्योरी में भी हम यही कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन करता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होती। किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेट सपोज v1 होगी, किसी की v2 होगी, किसी की v3 होगी एंड सो ऑन। लेकिन ये जो इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? और इसको हम कहते हैं हाफ m v1
स्क्वायर, ठीक है। इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर। इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी हाफ एम वी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्लासिकली भी जो है ना, चूंकि रैंडम मोशन है, अलग अलग स्पीड्स होंगी इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग एनर्जीज होंगी, लेकिन वहां पर हम ये बात पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैन बी कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चल रही है, क्वांटम मैकेनिकली डिफरेंस जो है वो हमें फर्क पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट energies are different, energies are quantized, ठीक है। energy is quantized, लेकिन different है, quantized है। energy is different, energy is different, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग है, लेकिन अब फर्क क्या है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज भी है। क्लासिकली क्या था कि एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी कंटिन्यूस हो सकती है। क्वांटम मैकेनिकली नहीं, हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो है डिफरेंट है, लेकिन एनर्जी क्वांटाइज भी है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस जो है वो हमें पता चल गया कि क्लासिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन को तस्वुर करें कि वो एक प्योर पार्टिकल है, तो हम फिर उसकी एनर्जी का बिहेवियर क्या होता है, और अगर हम ये तस्वुर करें कि इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर है, तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमें पता चल गया इन शॉर्ट कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे तो ड्यूअल नेचर का ट्रीट करेंगे, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। हर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है, एन और एस। अगर किसी सिस्टम के अंदर एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एन ही स्टेट्स होंगी, लेकिन अगर एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n/2 एनर्जी लेवल्स होंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटल के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रॉपर्टी के, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी के। तो अब ये अच्छी बात हो गई कि हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करना है, जिनको हम फर्मी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारी क्वांटम थ्योरी की एग्जाम्पशंस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। इसके बाद ये जो थ्योरी है ये थोड़ी सी टिपिकल है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिकली हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको सीखने के लिए कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है। तो अब इसके सेकंड पार्ट में, क्वांटम थ्योरी के सेकंड पार्ट के अंदर, लेक्चर के अंदर, मैं आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन करूंगी, तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।